प्यारे बच्चों, राजनीति विज्ञान की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। हम भारत की न्यायपालिका के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इससे पहले हमने विधानपालिका और कार्यपालिका के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, क्योंकि किसी भी देश की शासन व्यवस्था में विधानपालिका और कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका का बहुत बड़ा हाथ होता है। और भारत की जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। और उसी कड़ी में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो उच्चतम न्यायालय है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। और आज हम जो है वो हाई कोर्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंतर्गत हम इसकी रचना और उसकी शक्तियां और कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायिक प्रणाली है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एक इंटीग्रेटेड न्यायिक व्यवस्था, एक समेकित है। हालांकि हमारा जो संघीय ढांचा है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था जो है वो इंटीग्रेटेड है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जान चुके हैं। तो हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, ये आर्टिकल 124 के तहत तो संविधान में ये व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ये अंतिम न्यायालय है, जैसा कि हमने पढ़ा है। और इसके अंतर्गत जो है वो मौलिक अधिकारों और दो राज्यों के बीच में जो मसले हैं यहाँ हल होते हैं। लेकिन जो अपील वगैरह जो है वो उसके अंतर्गत की जाती है। जो रिट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर मामले को जहां पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। उसके बाद जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 214 के अंतर्गत ये व्यवस्था है उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय जो है वो भारत के सभी राज्यों में कि जैसे कि संविधान में व्यवस्था है आर्टिकल 214 के तहत कि देयर शुड बी हाई कोर्ट फॉर स्टेट लेवल। तो हर राज्य में इसकी व्यवस्था की गई है। अब इसके अधीन भी बहुत सारे न्यायालय हैं। इसके अधीनस्थ जो न्यायालय है वो जिसे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं, ये अधीनस्थ न्यायालय है, जिसमें क्योंकि ये जो मुकदमे हैं ये तीनों तरह की अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है। तो मुकदमे कौन कौन से होते हैं, उसमें एक है दीवानी मुकदमे होते हैं, सिविल, जिसमें दूसरे मुकदमे होते हैं फौजदारी क्रिमिनल केसेस, तीसरे होते हैं रेवेन्यू के जो रेवेन्यू केसेस जो होते हैं। तो इन तीनों के लिए तीनों तरह के अधीन जो कोर्ट जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें जो सिविल कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ये जैसे सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट, ये इनके अधीन न्यायालय हैं। तो इसमें दीवानी न्यायालय जो है ये इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और फिर सब जज होते हैं, और फिर मुनिसिप, और फिर स्मॉल गवर्नमेंट कोर्ट्स होते हैं जिसमें लोक अदालत वगैरह होती है। उसके साथ ही ये जो क्रिमिनल कोर्ट है फौजदारी न्यायालय के, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जज होते हैं, जिसे सेशन जज कहते हैं। मेट्रोपोलिटन भी जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है। थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट की अपील सेकंड क्लास में की जाती है, सेकंड क्लास की फर्स्ट क्लास में। इस तरह से ये एक चैनल है जो जिस, और उस तरह रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स में अगर हम देखें तो स्टेट लेवल पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, उसका एक बोर्ड होता है। उसके बाद डिविजनल कमिश्नर के तहत कोर्ट होता है, और फिर तहसीलदार और फिर नायब तहसीलदार। इस तरह से ये एक सिस्टम है हमारा जुडिशरी सिस्टम। तो अब हम जो है वो उच्च न्यायालय के बारे में जो है वो यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे कि उच्च न्यायालय क्या है। जैसे कि संवैधानिक व्यवस्था हमने बताई है कि 214 के अंतर्गत ये व्यवस्था है। तो उच्च न्यायालय जो है वो हर स्टेट में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। लेकिन संविधान का एक अनुच्छेद 231 है, उसमें यह व्यवस्था है कि संसद को यह अधिकार है कि वह दो या दो से अधिक
और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको जोड़ करके एक न्यायालय की स्थापना करना। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में एक ही न्यायालय होता है, लेकिन आज वहां पर भी न्यायालय जो है वो की व्यवस्था हो चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इकट्ठा ही उनका उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट था, लेकिन अब वहां पर भी उसकी व्यवस्था जो है वो अब अलग हाई कोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए बन गया है। इस तरह आज की डेट तक 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित हो चुके हैं। और ये इस जो सबसे बड़ा जो सबसे पुराना जो न्यायालय है 1865 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी अंग्रेजों के समय, कोलकाता सबसे पुराना। और सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा न्यायालय है, जहां पर लगभग 82 जज की नियुक्ति होती है। 82 जज, तो ये सबसे बड़ा इलाहाबाद न्यायालय है। और छोटे जैसे हिमाचल प्रदेश में पहले 5 जज थे, फिर 9। आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में 13 जज की व्यवस्था है, 13 न्यायाधीशों की व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें से 12 जो है वो न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था है, तो ये 13 हिमाचल प्रदेश में इसकी व्यवस्था है। अब जजों की जो नियुक्ति है वो कैसे होती है? जजों की नियुक्ति के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसके लिए क्लोजियम बनता है। उसमें 5 जजों का एक क्लोजियम होता है। वो जो है वो वहां से देखते हैं कि कौन जो है वो किसको कहाँ जज लगाना है, तो वो क्लोजियम जो है वो फिर राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, लेकिन अन्य जजों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। उसी तरह जो राज्यों के भी जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति भी मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से और राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। उसी तरह से जो है वो इनकी नियुक्ति जो है वो जजों की नियुक्ति, अन्य जजों की भी नियुक्ति की जाती है। तो उसकी अब हाई कोर्ट के जजों की योग्यता क्या है? उच्च न्यायालय के जजों की जो योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो और वह लगभग 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जो है वो 10 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर रह चुका, और वो भारत के किसी भी न्यायालय में या फिर भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी उच्च हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक उसका जो है वो वकालत करने का अनुभव, वकालत करता हो, वो ये योग्यता, वो जज की योग्यता है। फिर जो उसका कार्यकाल कितना है? न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो 62 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश जो है वो कार्य कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है, और हाई कोर्ट में उच्च में 62 वर्ष तक वो अपने काम वो कर सकते हैं। और उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद ये वकालत कर सकते हैं, ताउम्र वकालत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं, हाई कोर्ट में ताउम्र वकालत कर सकते हैं। तो इनको ये छूट इसमें है, और इनको बाहर कार्यकाल से पहले भी पद मुक्त किया जा सकता है। वो संसद के तहत, संसद में 2/3 बहुमत से उनके खिलाफ जो है वो व्यभिचार या दूसरा दीवानी इत्यादि का मामला हो, तो ये संसद जो 2/3 बहुमत से इनको अपदस्थ कर सकती है। तो ये उसी तरह राज्य में भी ये इसी तरह का प्रावधान है, जो ही 2/3 बहुमत से इनको जो अपदस्थ किया जा सकता है। अब इनके वेतन और भत्ते के बारे में, वेतन और भत्ते जो है ये पहले जो था वो लगभग 90,000, 2016 से पहले
90,000 का वेतन जो था मुख्य न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और जो दूसरे न्यायाधीश है उसको जो है वो 80,000 का वेतन मिलता। लेकिन अब ये बढ़ गया है, इसको लगभग 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश को, उनको आवास सुविधा, रहने की व्यवस्था और अन्य वेतन भत्ते मिलते हैं, भत्ते भी मिलते हैं। और जो न्यायाधीश है उनको 2,40,000 ये उनको वेतन जो है ये मिलता है, और अन्य भत्ते और रहने की सुविधा भी मिलती है। अब उच्च न्यायालय की शक्तियां व कार्य क्या है? शक्तियां व कार्य, इसमें जो सबसे पहली शक्ति है उनकी प्रारंभिक अधिकार। प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो उसमें, क्योंकि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई ये बहुत पुराने न्यायालय थे, इनको वो अधिकार सारे प्राप्त हैं जो पहले संविधान लागू होने से पहले उन्हें प्राप्त थे। फिर मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट, जो 5 तरह की रिट्स हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख, ये सारे रिट्स जो हैं इनको हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन की जा सकती है। और विवाह, तलाक, जो वसीयत नामे, न्यायालय की मानहानि इत्यादि के जो जितने भी जो कंपनी लॉ वगैरह है उनको जो है वो सीधे जो है वो उच्च न्यायालय में ये मामले लाए जा सकते हैं। ये इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में है। अब दूसरा क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है वो अपील, जो निचले जो अधीनस्थ न्यायालय है उसकी जो अपील जो है वो जैसे 5,000 से ऊपर से अधिक की राशि का कोई मुकदमा है, या फौजदारी मुकदमे जिसमें सब जो सेशन जज है वो 4 वर्ष या उससे आगे की सजा देता है, तो उसकी अपील करने का अधिकार जो अपीलीय अधिकार है। सेशन जज किसी को फांसी की दंड या अनुसमर्थन करता है तो उसको भी जो है वो अपील की जा सकती है। रेवेन्यू राजस्व संबंधी मामले को भी उच्च न्यायालय में सुनने का अधिकार है। कोई भी मुकदमा और संविधान की व्याख्या का भी अधिकार जो है वो इनको है। अब तीसरा है न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार, जैसे सुप्रीम कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को है वैसे ही इसको भी जो वो अधिकार है, क्योंकि उच्च न्यायालय में कानूनी आदेश की वैधता की जांच करना भी हाई कोर्ट का दायित्व है। और प्रमाण पत्र देने का अधिकार, उच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को प्रमाणित करने का अधिकार है कि यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अपील के योग्य है या नहीं है। तो ये भी एक अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय को है। फिर इसकी जो प्रशासकीय शक्तियां, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, वो उच्च न्यायालय को अपने राज्य में स्थित सभी अन्य न्यायालय तथा न्यायाधिकरणों का पर अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है। ये सुपरविजन कर सकता है अधीन न्यायालय जो है। उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के सभी न्यायालयों की कार्यविधि के बारे में नियम बना सकता है और निर्देश भी दे सकता है। उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रिकॉर्ड रखने का आदेश दे सकता है, हिसाब किताब रखने को की विधि को निश्चित करता है, और उनकी रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करने के लिए रिकॉर्ड जो वो अपने पास भी मंगवा सकता है, और किसी भी मुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। ये हाई कोर्ट को पावर है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को है। उच्च न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्तियां, पदोन्नति, उसकी पदच्युति, वेतन भत्ते और सेवा के अन्य शर्तों के बारे में भी नियम बना सकता है। उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह अपने अधीन न्यायालय की अपनी शक्ति सीमा का तो उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, और उनकी सेवा शर्तें, वेतन आदि भी निश्चित करता है। उच्च न्यायालय अपने जो अधीनस्थ न्यायालय है उसका परीक्षण और जांच पड़ताल करने का अधिकार है। अब हाई कोर्ट की जो पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, तो राज्य में उच्च न्यायालय की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है।
इसके अधिकार बड़े विस्तृत है, बहुत बड़े हैं। उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति, अच्छे वेतन और भत्ते, सेवा शर्तें, पद की सुरक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने का प्रयत्न किया जाता है। और कई बार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भ्रष्टता का सिद्धांत नहीं अपनाया जाता है, तो राजनीतिक आधार पर भी तबादला कर दिया जाता है। परंतु इसके बावजूद भारत के उच्च न्यायालय में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा से पालन किया और न्यायपालिका का सम्मान और आदर बनाए रखा है। इसलिए भारत का जो की न्याय व्यवस्था है वो स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है। तो ये आज उच्च न्यायालय के बारे में। धन्यवाद।